आज के मुख्य समाचार। ओवरटाइम सीमा 144 घंटे करने के प्रस्ताव पर सीटू का कड़ा विरोध। सदन में फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया का विपक्ष पर हमला। चेल्सी स्कूल के टैक्सी ड्राइवरों ने सत्ता समापन पर मनाया सौहार्द समारोह। तहबाजारियों पर कार्यवाही के विरोध में उबाल। सीएम ने टोनलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल में बच्चों से की मुलाकात। चट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक। पर्यटकों ने शिमला के रिज मैदान में बिताए सुंदर पल। भाजपा प्रवक्ता संदीप ने भारद्वाज ने सरकार को घेरा। इंद्रजीत सिंह ने तहबाजारियों पर जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। चेल्सी स्कूल से जुड़ी टैक्सी यूनियन के ड्राइवरों ने आज सत्र के सफल समापन और आगामी अवकाश से पहले सौहार्द मिलन समारोह का आयोजन किया। पूरे वर्ष छात्रों को सुरक्षित रूप से घर से स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सभी ड्राइवर इस मौके पर एक साथ एकत्र हुए और इस अवसर पर आपसी मिलजुल का आनंद लिया गया। ड्राइवरों ने बताया कि व्यस्त दिनचर्या के चलते सभी का एक साथ मिलकर त्योहार मनाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में उन्होंने अग्रिम रूप से एक दूसरे को लोहड़ी, क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस दौरान वर्ष भर की मेहनत, सहयोग और भाईचारे की भावना की भी सराहना की गई। इस अवसर पर ड्राइवरों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता रहती है और आगे भी इसे पूरी निष्ठा, विश्वास और ईमानदारी के साथ आगे निभाया जाएगा। यह आयोजन न केवल उत्सव का प्रतीक रहा बल्कि समुदाय में एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी देता है। मेरा नाम ताराचंद ठाकुर है और मैं शिमला में चेल्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। मैम, पहले तो हमारे वेकेशन शुरू होने वाले हैं कल से, तो हम हर साल जितने भी शिमला में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन है, अलग अलग स्कूलों के अलग अलग है, तो ये मैक्सी वाले हैं जो हर जगह इसको मनाते हैं, हर स्कूल। चेल्सी से हमारे कल से वेकेशन शुरू है, तो हम सारा साल जो हमारा निकलता है बहुत अच्छे से निकलता है। प्रशासन हो, स्कूल हो, टैक्सी वाले हो, हम आपस में मिल के जैसे भी है इन स्कूलों को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं और इसी का नतीजा है कि हम लास्ट में ये एक गेट टुगेदर करते हैं, जिससे कि सभी भाई अब आप अपने अलग अलग जगह से आते हैं, तो फिर हम 2 महीने बाद ही मिलते हैं मैक्सिमम जितने भी लोग हैं। अगर आप पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो गार्डियन हम ही रहते हैं। जो टैक्सी में हमारे साथ जाते हैं तो गार्डियन ही करते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा भरोसा हम पे ही करते हैं, तो इसलिए हमारी लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पिछले 24 साल से हम चेल्सी में ऑपरेटिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, और ये तो माँ बाप का विश्वास भी है हमारे ऊपर। कई चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे ओवरलोड नहीं करनी, प्राइवेट गाड़ी नहीं चलानी, तो इस बारे में भी हमारी मीटिंग होती है कि इसको हम कैसे धीरे धीरे कम किया जाए। जैसे नशा मुक्ति के लिए अभी चिट्टे के बारे में भी बहुत सारे बातें हुई हैं, तो हम भी अपने लोग जितने भी आसपास इस बारे में एक दूसरे को ये बताते हैं कि ये चीज़ें कहीं भी हो तो कम से कम पुलिस वालों को तो बताया जाए, क्योंकि इसका अंत मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हम भी अपने परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं जी। 2-3 महीने कम ही होता है काम, सीज़न भी है। अभी जो लास्ट का दिसंबर होता है वो तकरीबन थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद जैन फरवरी के बाद तो स्कूल लग जाते हैं। वैसे 15 के वैसे हमारी चेल्सी स्कूल में जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, सबसे पहले हम उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर का लाइसेंस, गाड़ी के प्रॉपर कागज़ चेक करते हैं, उसके बाद ही हम स्कूल उस गाड़ी को एंटर करते हैं। और जो यहाँ के हमारे जितने ड्राइवर हैं उनको हम पहले ही कह देते हैं कि बिल्कुल आराम से बच्चों को बिल्कुल प्यार से और अच्छे ढंग से लाए और अच्छे ढंग से ले जाए। एक्चुअली ऐसा है कि इसमें जो स्कूल में नया कोई भी आएगा तो प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ये चेक करा जाता है। बाकी जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स उनको अपने आप ही पेरेंट्स बच्चों को अच्छे ड्राइवर को देख के उनके साथ ही भेजते हैं। मैक्सिमम लोग मैम जितने हैं, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, हर बंदे जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे मैम, एक एक एरिया, सब कोई खलीनी से है, कोई ढली से है, कोई भट्टा कुफर से है, कोई खलीनी से। इस तरह से मतलब पेरेंट्स को सबको पता है कि कौन सी जगह से कौन सी गाड़ी आती है, कौन ऑपरेट कर रहा है। मेरा नाम हरीश कुमार रावत है, मैं ISBT से आता हूँ और इस यूनियन का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी यूनियन है शिमला ग्रामीण स्कूल ऑपरेटर टैक्सी यूनियन, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है
10/12 निर्णय। तो किसी भी पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मैंने उसमें अपना नंबर डाला हुआ है 9805188398। तो किसी भी पेरेंट्स को किसी भी प्रकार से कुछ भी कंफर्म करना है या किसी भी गाड़ी वाले को कुछ भी कंफर्म करना है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे जिले का हो, कहीं का भी हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 9805188398। और जो हमारी यूनियन का नाम है शिमला ग्रामीण स्कूल ऑपरेटर टैक्सी यूनियन, जो कि 13 स्कूलों को बना के एक मर्ज की गई थी। तो बस मैं मेरी हाथ जोड़ के पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है और अपने जो हमारे यूनियन के कार्यकर्ता उनसे भी सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अपना आपस में भाईचारा निभा के सब बच्चों को सही सलामत लेके आए, सही सलामत लेके आए। थैंक यू सो मच मैम। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव पर तीखा विरोध किया है जिसके तहत निजी क्षेत्र में कामगार अब 1 तिमाही में 144 घंटे ओवरटाइम कर सकेंगे। इस बदलाव के लिए सरकार दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन ला रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है। सेटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि वर्तमान सीमा 50 घंटे है, जिसे 3 गुना से अधिक बढ़ाने से मालिकों को मजदूरों का शोषण करने का लाइसेंस मिल चुका है। उनका आरोप है कि प्रदेश के कई प्रतिष्ठानों अभी भी मजदूरों को 8 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद पूरा वेतन नहीं मिलता है। ऐसे में कानूनी ओवरटाइम बढ़ाना हालात और खराब करेगा। नेशनल हेल्थ मिशन, एम्बुलेंस सेवाओं और निजी बस सेक्टर के कर्मचारियों के उदाहरण देते हुए सीटू नेताओं ने कहा कि कई जगह पहले ही 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है पर भुगतान 8 घंटे का ही पूरा नहीं दिया जाता है। सीटू ने इसे केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड्स का विस्तार बताया है और कहा कि वर्ष 2020 में भी ऐसी मजदूर विरोधी नीतियां लाई गई थी। सीटू 7 दिसंबर को मंडी में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करेगी। CITU हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है जिसके अंतर्गत पिछले कल विधानसभा के अंदर शॉप एंड कमर्शियल एक्ट जो 1969 का है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें कुछ मजदूर विरोधी संशोधन करने की कोशिश की है। और जिस समय में मैं ये बात सबके सामने ला रहा हूँ CITU राज्य कमेटी के बिहाफ पर, शायद हो सकता है कि उस दौरान ये संशोधन जो एक एक्ट के रूप में लाए गए हैं इनको विधानसभा के अंदर पारित भी कर दिया गया होगा। ये विडंबना है कि शॉप एंड कमर्शियल एक्ट की जो धारा 7 है उसके अंतर्गत जो ओवर टाइम कार्य करवाने के जो मजदूरों से काम के घंटे हैं, पहले जो उसकी अवधि 3 महीने में 50 घंटे थी उसको बढ़ाकर जो है लगभग 144 घंटे करने की जो है नए संशोधन कानून में उसमें उसको शामिल किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लेबर कोड जो 4 लाए गए और पूरी तरह से बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा स्थापित करने की कोशिश की गई, उसकी ही कड़ी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से कानूनों को मजदूरों के खिलाफ बदलने की प्रक्रिया को अमली जामा पहना रही है। जिस समय में 2019 और 20 में पूरे देश में संसद के अंदर 4 लेबर कोड बनाए जा रहे थे, उसी दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर तत्कालीन भाजपा की सरकार ने 3 मजदूर विरोधी संशोधन किए थे, जिसमें विशेष तौर पर काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करना और उसी समय में जो ठेका मजदूर हैं उनके संदर्भ में जो ठेकेदार को लाइसेंस लेना होता था 20 मजदूरों पर, उसकी सीमा को बढ़ाकर 50 करना और उसके साथ साथ जो ओवरटाइम के घंटे हैं उनको भी बढ़ाने का जो है संशोधन जो है विधानसभा के अंदर लाए गए थे। और उस वक्त भी हमने CITU की ओर से इसकी कड़ी खिलाफत की थी। लेकिन आज जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है हिमाचल प्रदेश की, जब वो शॉप एंड कमर्शियल एक्ट की धारा 7 में तब्दीली करके ओवरटाइम के घंटों को बढ़ाना चाहती है और तर्क ये दिया जा रहा है श्रम मंत्री के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा कि जो काम के घंटे ओवरटाइम के घंटे बढ़ाए जाएंगे तो डबल के हिसाब से, कानून के हिसाब से भुगतान मजदूरों को किया जाएगा। लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां जहां मजदूरों की यूनियनें नहीं है, मजदूर संगठित नहीं है अपने अधिकारों को लेकर,
वहां मजदूरों से 12 घंटे काम करवाने के बावजूद भी उनको 8 घंटे का भी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखें तो इन दुकानों से ही शुरू करें, अगर शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, तो वहां सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से सुबह से लेकर देर रात तक मजदूरों से काम करवाने के बावजूद भी उनको 8 घंटे के वेतन का भी भुगतान नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा चल रही है, 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करवाने के बावजूद भी सरकार के द्वारा 8 घंटे का वेतन माननीय हाई कोर्ट के निर्णय और सीजीएम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी नहीं मिलता है। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना निजी परिवहन सेवा है उसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर काम कर रहे हैं 14-14, 15-15 घंटे काम करने के बावजूद भी उनको 8 घंटे का भी वेतन नहीं मिलता शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार। तो ये कहना कि ओवर टाइम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन वेतन भी डबल ओवर टाइम के हिसाब से मिलेगा, दुगुना मिलेगा, ये पूरी तरह से बेबुनियादी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह टहलते हुए टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल का दौरा किया और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों से उनके सपनों, रुचि और छोटी छोटी खुशियों के बारे में बातचीत की। बच्चों की मासूम मुस्कान और उनकी उम्मीदों ने सीएम को यह महसूस कराया कि हिमाचल प्रदेश की असली ताकत बच्चों की शिक्षा, विकास और सपनों में बसती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बच्चों को प्रदेश सरकार की सुख आश्रय योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा, सम्मान और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई है। यह उन लोगों के लिए मजबूत सहारा है जो जीवन में नई शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम की इस अनौपचारिक मुलाकात ने बच्चों में उत्साह का संचार किया। वहीं ट्रस्ट प्रबंधन ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आप बड़े होके बनोगे ना, मम्मी पापा की सेवा करोगे, निकले ना सर, सारे कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर आपकी 118 की परमिशन है ना? हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे 118 की आप भेज दो, हो जाएगी। यहाँ अच्छा लगता है, मम्मी पापा के पास मिलने जाते हो? वेरी गुड। आप बताओ, आप मुझे आप बताओ, अपनी कहानी सुनाओ मुझे, अपनी क्या, कौन बच्चा सबसे पढ़ने में अच्छा है? हाथ खड़ा करो। खेलने में कौन बच्चा अच्छा है? कौन खेलता है क्रिकेट? ग्राउंड कहाँ है? पीछे ग्राउंड है। मैच भी देखा? किसका? इंडिया और साउथ अफ्रीका। और वर्ल्ड कप भी देखा लड़कियों का? यस सर। इंडिया जीत गई। देखा? इंडिया जीत गया। आपके पापा क्या करते हैं? नहीं, मम्मा है, क्या करते हैं? मम्मा चादर बेचते हैं। चादर बेचते हैं। मुझे जानते हो आप लोग? हिमाचल प्रदेश के आप सीएम। और इस यहाँ आपको अच्छा लगता है यहाँ? यस सर। रेडी फेडी तह बाजारी यूनियन सेटू ने नगर निगम शिमला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि निगम कर्मचारियों ने तह बाजारियों से धक्का मुक्की और मारपीट की है। साथ ही एक महिला तह बाजारी अंजलि की बाजू तोड़ दी गई है। इसके विरोध में सैकड़ों तह बाजारी टीसी ऑफिस के बाहर छूटे और 2 घंटे तक नारेबाजी की गई। इसके बाद आक्रोशित तह बाजारी नगर निगम के संयुक्त आयुक्त कार्यालय पहुंचे और 1 घंटे तक सत्याग्रह किया गया। बाद में वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी गए। एसपी के मौजूद न होने पर प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी और डॉक्टर अमित ठाकुर से मुलाकात की और अंजलि के साथ हुई घटना के दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई गई। यूनियन नेताओं विजेंद्र मेहरा, अमित कुमार, बालक राम, विवेक कश्यप, दर्शन लाल और आलम ने कहा कि पिछले 6 महीनों से शिमला शहर के कई इलाकों से तह बाजारियों को हटाया जा रहा है, लेकिन उन्हें वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। यह स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2007 में बनाई गई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निकाय प्रशासन स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लागू करने में विफल रहा है। यूनियन ने मांगे रखी है कि तह बाजारियों को उजाड़ने की कार्यवाही तत्काल रोकी जाए। पुराने तह बाजारियों को दोबारा सर्वे के नाम पर परेशान न किया जाए। नए वेंडरों का सर्वे तुरंत शुरू कर पंजीकरण भी किया जाए।
गैर पंजीकृत वेंडरों को एक्ट के तहत सर्टिफिकेट जारी किए जाए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और नगर निगम ने तह बाजारियों की बेदखली बंद नहीं की और स्ट्रीट वेंडर एक्ट को पूरी मजबूती से लागू नहीं किया तो आंदोलन को अधिक तेज किया जाएगा। कोई बात नहीं, सब ठीक है। नाम बताओ, क्या हुआ था कल आपके साथ? सर मैंने मैम को बोला भी था मुझे सांस की दिक्कत में भारी काम नहीं कर सकती, मेरा सामान मत ले जाओ। उन्होंने बोला हाई कोर्ट जाके बात करना, फिर भी नहीं माने। वो कमेटी वालों को बोल के उठा के ले गए सामान। जैसे मैं सामान लेने गई तो पुलिस वालों ने, इतने सारे पुलिस वाले थे, मुझे खींचातानी करने लगे। परे को फेंका, फिर लेडीज ने पकड़ी, फिर परे को फेंका उन्होंने। बाद में बोल रहे मिर्कित का दौड़ा पड़े हुए इसको। जैसे वो गाड़ी लेके जा रहे थे, भैया ने बोला तेरा सामान मिल जाएगा, नहीं लेके जाएंगे, कल दे देंगे हम। कल तो आया ही नहीं वो दिन, सामान भी नहीं दिए। डॉक्टर ने बोला यहाँ पे वो फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूटी है। उन्होंने बोला दिखा, अभी छुट्टी दे ही नहीं रहे थे। मैडम गई। प्लास्टर कितने दिन के लिए लगा? वो 10 दिन के लिए लगाया हुआ है। 10 दिन दोबारा चेंज करेंगे फिर। तो कैसे घर कैसे चलता है? अब कैसे चलाएंगे सर, वो तो वही। कितने समय से आप वहाँ पर लगा रहे थे? कैसे चलाऊंगी, आपको सोचो ना। मैं कितने सालों से कर रहे थे वहाँ पे आप? इसी से तो मैं जूते बना के अपनी बच्ची को पाल रही थी। कैसे करूंगी मैं? और इतनी दिक्कत आई जब आप? मैंने कितनी बार फॉर्म जमा कराया, उन्होंने नहीं बनाया। कमेटी वालों ने, उन्होंने बोला पहले कार्ड वाले का बनेगा तब जाके रिन्यू होगा तुम्हारा। मैंने उनको बताया भी मेरा सांस की दिक्कत है, कमेटी वालों तक को बताया मैंने बोला सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैं नहीं कर सकती काम। फिर भी इससे पहले तो कोई कभी नहीं उठाया, अभी अचानक ही उठाया इन्होंने, पता नहीं किस लिए उठाया। ये वर्ष 2014 में जो कानून बना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसके तहत वो कानून बना। और कानून का जो टाइटल है, अगर आप देखेंगे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का ब्रैकेट में जो लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। इसका मतलब ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड का कि जो भी रोजगार है लोगों का उसकी सुरक्षा करना और उसको संचालित करना। और जो अक्सर तर्क दिए जाते हैं ये गैर कानूनी है तह बाजारी, ये अपने आप में कानून के विरुद्ध है, क्योंकि कानून जब बना था उसका जो मूल जो धारा है, उसकी जो मूल समझ है वो ये है कि तह बाजारियों को बसाना है। मैंने कहा ना कि टाइटल में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, तो शुरू की जो धाराएं हैं 1 से लेकर 5 धारा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि तमाम के तमाम तह बाजारी जो काम करते हैं उन सभी को कानून के दायरे में लाना है, उनको बिठाना है। सिर्फ शर्त एक है कि उसकी संख्या 2.5% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए शहर की, जिसका मतलब ये है कि अगर शिमला की जनसंख्या 3 लाख है तो 7,500 से ज़्यादा तह बाजारियाँ काम नहीं कर पाएंगे कानून के अनुसार। तो यहाँ तो 750 भी नहीं है, लेकिन क्या तर्क दिया जाता है कि इनके पास स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास आई कार्ड नहीं है। ये भी कानून की धारा 2 से 5 के बीच में ही लिखा गया है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने हैं वो काम है टाउन वेंडिंग कमेटी का जो गठित होनी है और हुई है, और उसके दायरे में हर तह बाजारी, ये शब्द लिखे गए हैं जो मैं कह रहा हूँ, आप कानून को स्वयं भी पढ़िए देखिए, उसमें शब्द लिखे गए हैं कि हर एक तह बाजारी को हक है अपने आप को रजिस्टर करने का, अपने आप को पंजीकृत करने का, अप्लाई करने का। प्रक्रिया एक है कि जो छूट गया पहले 2016 में जब सर्वे हुआ था, तो कानून के अनुसार 2021 में दोबारा सर्वे करना था, जो इन्होंने नहीं किया, गैर कानूनी काम किया नगर निगम ने स्वयं। और तर्क आज ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो छूट गए थे वो 2021 में सारे के सारे जो तह बाजारी के दायरे में आ जाने थे, स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट के दायरे में नहीं किया। अब जो अगला सर्वे चल रहा है 10 साल के बाद, उसमें भी जिस तरीके की शर्तें थोपी गई हैं, आप इन्हीं 5 जो धाराएं हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, धारा 1 से लेकर धारा 5 तक, इन्हीं में लिखा गया है कि कोई ऐसा एफिडेविट या ऐसी कोई शर्त जो थोप नहीं सकता है प्रशासन जो कि इस कानून के विरुद्ध हो। तो आपने देखा एफिडेविट लिए जा रहे हैं, उसमें तरह तरह की अपनी मनमानी शर्तें थोपी गई हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं
ये कहते हैं कि हम सामान जब्त करते हैं, उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। पहली बात ये है कि जब सामान जब्त तब किया जाएगा जब धारा 1 से लेकर 5 को फॉलो किया जाएगा। उसका मतलब ये है क्या आपने प्रक्रिया पूरी की, रजिस्ट्रेशन की नहीं की, क्या आपने कानून को लागू किया नहीं किया, क्या आपने टाउन पेंटिंग कमेटी की बैठकें की समय पर नहीं की, टीबीसी में 40% से ज़्यादा जो तहबजारी चुनकर गए हैं क्या आपने उनकी राय ली नहीं ली। जब आपने ये सारा कार्यक्रम नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं की, पंजीकरण नहीं किया, तो आप जानबूझकर एक ऐसी धारणा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि ये सारे गैर कानूनी लोग हैं, बाहर से आए हैं, जैसे कि ये कोई चोर बाजारी करते हैं, जैसे कोई आतंकवादी हैं। क्या इस देश के अंदर अनुच्छेद 21 में सबको अधिकार नहीं दिया जीने का अधिकार? क्या अनुच्छेद 19 में राइट टू प्रोफेशन नहीं दिया? क्या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं दिया? हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज एक अलग ही दृश्य देखने को मिला जब भाजपा विधायकों ने नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए विशेष जैकेट पहनकर सदन में प्रवेश किया। इन जैकेट्स पर चिट्टा मुक्त हिमाचल, एक नया हिमाचल का संदेश लिखा हुआ था। विधायकों ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही नशे के खतरे पर रोक लगाने के लिए सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर तक मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत रहती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि समाज और भविष्य की पीढ़ियों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का पूरा सहयोग देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। नशा आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है। और हमें सबसे बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल देवभूमि में भी नशे का प्रचलन कभी किसी दौर में बॉर्डर एरिया में होता था, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट होते थे वहाँ उसके बॉर्डर के साथ होता था। आज चिट्टा सुदूर जहाँ आदमी भी नहीं पहुँचता है, पहुँचने में मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर भी चिट्टा पहुँच गया, नशा पहुँच गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने की बात है। और हम इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग भी दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सरकार कोई योजना बनाती है, विपक्ष के विधायकों का भी उसमें सहयोग लेकर के इस नशे के खिलाफ अभियान चलाने में काम करना चाहती है तो हमारी सेवाएं उसमें। पर्यटन नगरी शिमला के ऐतिहासिक तीर्थ मैदान में इन दिनों पर्यटकों की खासी रौनक देखी जा रही है। इसी बीच पंजाब से आए युवाओं के एक समूह ने शिमला की ठंडी वादियों और खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा के पल कैमरे में कैद किए। युवाओं ने हिमदर्शन से बातचीत में शिमला की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और ठंडे मौसम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शहर की वादियां, साफ हवा और हरियाली मन को बेहद सुकून देती है। पर्यटकों ने शिमला पुलिस की भी खुले दिल से सराहना की। उनका कहना था कि शहर सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है और पुलिस का व्यवहार सहयोगात्मक होने के कारण उन्हें यहाँ सुरक्षित महसूस हो रहा है। युवाओं ने सभी से शिमला आने की अपील करते हुए कहा कि यह न केवल घूमने के लिए सुंदर स्थान है बल्कि यहाँ की व्यवस्थाएं और सुव्यवस्था भी इसे और खास बनाती है। काफ़ी अच्छा मौसम है आज। वैसे तो बारिश एक्सपेक्टेड थी बट धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में भी। मॉल रोड में पहली बार आया और यहाँ पे मैंने चर्च देखा, सारा एक्सप्लोर किया तो काफ़ी अच्छा लगा मैम मेरे को आके। मेरा नाम ऋषु है और मैं पिहोवा से हूँ, हरियाणा कुरुक्षेत्र। और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। राहुल सैनी है, ये कनाडा रिटर्न है, और अनमोल भाई हैं, ये पंजाब से हैं, ये भी कनाडा रिटर्न है। तो हमने प्लान बनाया था इधर हिमाचल घूमने का, तो हमें लगा अभी सबसे क्लोजेस्ट हमारे जैसे शिमला है, तो हम शिमला के लिए आए। यहाँ के आके देखा तो टूरिज़्म ने काफ़ी कुछ बढ़ोतरी कर लिया है। सरकार ने भी काफ़ी अच्छी सड़कें बना रखी है। पहले टाइम में हम काफ़ी टाइम पहले जब शिमला आए थे तो उस टाइम रोड वगैरह भी बहुत ख़राब थे। और बाकी मैम अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछो तो कैसा है, तो मौसम के हिसाब से देखते हो तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मौसम बहुत सुहावना हो रखा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है शिमला आके। पहले से बहुत फ़र्क है शिमला के टूरिज्म ने, बहुत अट्रैक्ट किया लोगों को यहाँ। मेन दिक्कत शिमला के अंदर पार्किंग की होती थी, बट अब मैंने आगे जैसे देखा काफ़ी टाइम बाद आया तो पार्किंग की प्रॉब्लम ये नहीं कह सकते भी पूरी तरह सॉल्व हो गया, बट काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। आने वाले वक्त में धीरे धीरे शायद वो भी सॉल्व हो जाएगी।
तो वैसे तो हम 3 बार ही आ चुके हैं, 3-4 बार ही आ चुके हैं, ये 3rd या 4th टाइम है एक्चुअली, मेरे को याद नहीं है कौन सा टाइम है, बट इससे पहले भी आए हैं। हाँ, इसी करके मैं आपको बता रहा हूँ भी इस बार ही एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत हमें जैसे कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो उनको पार्किंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बट इस बार हमें इतनी दिक्कत फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें पार्किंग वगैरह इजीली मिल गई थी यहाँ पर। बाकी यहाँ की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत प्यार से समझाती है, अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो भी हमें बड़े प्यार से समझाती है। मेरे भाई से कल गलती हो गई, ठंड तो हो गई है जरूर, रात को हम जैसे आए तो रात को काफ़ी ठंड थी इधर, अभी दिन में मौसम काफ़ी अच्छा है, तो अभी मौसम का तो हम देखो कुछ कह नहीं सकते, मौसम कब बदल जाए क्या पता, कल ही बर्फबारी होने लग जाए, तो उसका तो कोई भी कह नहीं सकते कंफर्म हम कब होएगा। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, घूमने लायक मौसम है, ये नहीं है अभी हाँ भी इतनी ज़्यादा ठंड है अभी हम बाहर भी ना निकल सके, ये मौसम सबसे बेस्ट है घूमने के लिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा, नशा छोड़ो, सबसे मेन बात तो युवा बहुत ज़्यादा नशे के ऊपर चला गया आज की डेट में, तो जितना ज़्यादा हो सके नशा छोड़ना चाहिए, लोगों को नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे लोग बाहर से इधर आते हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस में, सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ देखी, तो यहाँ के ना लोग अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं, अभी हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उस वजह से ना लोग बाहर यहाँ का माहौल भी ख़राब करते हैं, जैसे दारू वगैरह पी के हल्लड़बाजी करनी, सड़कों के ऊपर घूमना, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और पुलिस को भी ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, या चलो जो भी है पुलिस को, बट इस चीज़ के ऊपर रोक लगानी चाहिए। वो हर एक टूरिस्ट प्लेस में हो गया, अब क्योंकि रात को हमने देखा था ना, ये तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, रात को मैंने देखा था कोई 3-4 लड़के थे, उन्होंने दारू पी के बहुत बुरे हाल कर रखे थे सड़कों के ऊपर, गाड़ी बहुत गंदी तरह भगा रहे थे, तो चलो एंड में पुलिस वालों को किसी ने कंप्लेंट की तो तब जाके पुलिस वाले आए, बट ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। युवा खुद भी समझदार हो गया आज की डेट में, उनको खुद भी समझ जानी चाहिए अब तक, तो भी हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाहर जाके अगर मान लो हम हरियाणा से आके इधर कुछ गलत हरकत करते हैं तो पुलिस वालों ने हमें ये थोड़ी कहना भी हम तू है या वो है, वो हमें सीधे बोल देंगे भी हाँ तुम हरियाणा वालों ने गंद पा रखा है, हमसे जाएँ घूमें एंजॉय करें और अपना वापस आएँ, ये हरकतें मत करें कहीं पर भी जाके। भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमदर्शन से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन और विकलांग लोगों के साथ सरकार का व्यवहार उचित नहीं था और जब भाजपा सत्ता में आएगी तो इन वर्गों को प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन पर संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि अपनी सरकार होने के बावजूद विधानसभा में ही कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जो आश्चर्यजनक है। संदीपनी भारद्वाज ने सनातनी संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि सनातनी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कहता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में जहां आमतौर पर चरण स्पष्ट करके नमस्कार किया जाता है, वहीं मुख्यमंत्री राधे राधे बोलने पर सवाल उठाते हैं। आपने जो प्रश्न विकलांग लोगों को, जो दृष्टिहीन हमारे भाई हैं, उनके साथ जो ज्यादती हो रही थी उस विषय में प्रश्न किया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रभु ने जिस इंसान को आंखें नहीं दी, वो बेचारे दृष्टिहीन हो गए, उसके साथ जो दृष्टि वाले लोग हैं और जो देने वाले हैं वो तो दृष्टिहीन ना हो, उन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर दी है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे विषय में जैसे उन्होंने आंदोलन किया, उनके साथ जो अत्याचार हुए, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में, अब इस सरकार की तो हम बात नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में पार्टी जो जब हम सत्ता में आएंगे तो इनकी चिंता करेंगे और आने जो हमारा मैनिफेस्टो होगा उसमें उनकी मांगों को संलग्न करते हुए हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और आज भी हम उनके साथ जहां वो चाहेंगे हम खड़े। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जिस विषय में क्या सोचते हैं वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है। छोटे बच्चों को मिलते हैं, मिलने पे उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करने के बाद बच्चे राधे राधे बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नमस्ते क्यों नहीं बोल रहे। उनको कोई अगर ये बात समझाए कि हमारी पहाड़ी संस्कृति में पाँव छूना नमस्ते नमस्ते होता है, जब उन्होंने पाँव छुए तो उनको तो आशीर्वाद उनको देना चाहिए था। लेकिन सनातन की जीत हुई है और सनातन विरोधी लोग हारे हैं। उनको अगले दिन ही कार्यक्रम में मंच से बार बार बोलना पड़ा राधे राधे, जय श्री राम और वंदे मातरम। वो ये प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली जाकर के ये बोलते थे कि हमने 97% हिंदू सनातनियों को हरा करके सत्ता में आए हैं, वो खाली इसलिए नहीं उन्होंने बोला, वो इसलिए बोला कि कम्युनिज्म और जो विदेशी सोच की संस्कृति है, जिसके उनके जो मुखिया हैं
हैं, सरदार हैं, उनको खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दी। और जहाँ तक बेचारे दृष्टिहीन की बात है, ये तो उनकी अपनी सोच है, नैरेटिव उनका है। उनको लगता है कि भी ये कोई बहुत बड़ा उनके लिए वोट बैंक नहीं है, लेकिन इंसानियत वोट बैंक से ऊपर होती है। हमको इंसानियत करनी चाहिए और ऐसे लोग जो आ जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनकी चिंता करना तो किसी भी राजनीतिक दल की या किसी सोशल व्यक्ति की प्राथमिकता है, ऐसा मेरा मानना है। कि दो बात समझिए, हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है ना, वो देवी देवताओं को मानने वाला प्रदेश है। यहाँ देखो, हमारे जिला परिषद के ठियोग के दूसरे सदस्य हैं जो बहुत देव हमारे जो है कारदार है, बहुत बड़े देवता के, हमारे शर्मला देवता के, हमारे पूरे क्षेत्र में खुठान देवता के, हमारे पूरे प्रदेश में देवी देवताओं को मानने वाले कांगड़ा के लोग माताओं को मानते हैं, हमारे यहाँ शिवजी देवताओं को मानते हैं। यहाँ ये कभी किसी सनातनी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में जाके नमाज मत पढ़ो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कहीं अवैध रूप से कोई निर्माण हुआ है उसको रोको और उसको हटाया जाए, और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और जब तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिए, उसके बाद भी ढुलमुल रवैया मैंने फिर से कहा इसलिए अपना रहे हैं कि वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विरोध में नहीं बोल सकते। उनको खुश करने के लिए मुस्लिम अपीजमेंट की बात उन्होंने फिर से की उठाई है। और फिर मुझे बताइए, चाहे कोंटा की लव जिहाद की बात हो, चाहे ऊना की बात हो, चाहे आप ये शिमला जो है मस्जिद की बात हो, ये FIR हिंदू उन लोगों पे ही क्यों रजिस्टर्ड होती है जो उस आंदोलन में कूद रहे हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जिनकी वजह से ये सब गड़बड़ा रहा है सारा सिस्टम यहाँ पे, वो उस पे तो कोई FIR नहीं हुई। FIR किस पे हो रही है? जो आंदोलन करके लव जिहाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो मस्जिद बनी है बेनामी और अनऑथराइज, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, या ऊना में जो एपिसोड हुआ आपके सामने है, उन सब बातों को लेकर के ही वांट्स ओनली टू अपीज द नेशनल लीडरशिप। और यहाँ पे मुस्लिम हिंदू का तो परसेंटेज वोट नहीं, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ की डेमोग्राफी भी ऐसी, हम नहीं चाहते कि यहाँ की डेमोग्राफी भी असम की तरह और वेस्ट बंगाल की तरह खराब हो। सो इसीलिए अगर आज हमने पहले दिन एक कदम नहीं उठाया और इस चीज़ पर स्टैंड नहीं लिया, तो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने में भी कोई देर नहीं। मुझे दो बातें बड़ी स्पष्ट कीजिए, अगर मैं सत्ता में हूँ, विधानसभा को या लोकसभा को चलाना किसकी जिम्मेदारी है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सत्ता के लोग भी धरने पे विधानसभा के बाहर बैठ रहे हैं। बहुत अचंभा था हमको और नई बात थी पूरे देश के लिए कि सत्ता पक्ष भी अगर धरने पे विधानसभा के बाहर बैठे, तो ये तो उन धरना देने वालों से पूछना पड़ेगा कि क्या तुम्हारी अपनी सरकार में ही सुनाई नहीं है क्या? धरने में तो आदमी तब आता है जब सरकार नहीं सुनती है, ताकि लोगों को जगाया जाए, सत्ता पक्ष को कोई की आंखें खुलवाई जाए। विपक्ष तो इसलिए धरने में बैठ रहा है कि उनकी आंखें खोले, लेकिन सत्ता पक्ष किसकी आंखें खोलने के लिए बैठ रहा है, ये तो जानने का विषय है। शहर में बढ़ रही अव्यवस्था और तहबाजारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा तहबाजारियों को आजीविका भवन बसाने की पहल सराहनीय है, जिससे कई लोगों को व्यवस्थित ढंग से रोजगार का अवसर मिला है। हालांकि उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि तहबाजारियों की उचित पहचान आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे कानून व्यवस्था से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन और जनता का सहयोग बेहद आवश्यक है। उन्होंने शहर में बढ़ रहे भिखारियों तथा गुब्बारे बेचने वाले बच्चों और महिलाओं के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शहर की स्वच्छता प्रभावित हो रही है, बल्कि कई बार अनुचित गतिविधियों की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस दिशा में तुरंत और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शिमला की स्वच्छता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ साथ आम जनता की सक्रियता और सहयोग भी आवश्यक रहता है। सबसे पहले तो जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद है। निगम का काम है कार्रवाई करना। तहबाजारी पहले भी बैठते थे, दुकानदार पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तहबाजारियों को भी संयम रखने की ज़रूरत है और दुकानदारों को भी संयम रखने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमारे नगर निगम के अधिकारियों को भी उनसे थोड़ी प्रेम से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट हमने देखा मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस तरह ये तहबाजारियों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पे ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है या नगर निगम का काम नहीं है, हमें आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, जो पुराने लोग बैठे हैं हमारी उनसे हमदर्दी है, सिंपैथी है, क्योंकि हम उनको काफ़ी टाइम से जानते हैं।
हो ये रहा है, जो लोग अभी एक हैं वो कहीं जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ और लोगों को भी साथ लेके आ रहे हैं। जो लोकल लोग हैं वो तो हम सब हमारे जानने वाले हैं, हमारे साथ घुल मिल चुके हैं। उसमें से अधिकतर को नगर निगम ने आजीविका भवन में या और जगह जहाँ जहाँ वो सेटल हो सकते हैं दुकानें भी दे दी हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो दुकानें भी ले रहे हैं, लेकिन अपने पुराने स्थान भी कई जगह हमने देखा कि उन्होंने छोड़े नहीं हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को, निगम को और हम सबको मिलकर इस पे काम करने की आवश्यकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगेन वही है कि हमें लोकल लोगों को जागरूक करना होगा। हमें, ये हमारा शिमला है, हम सबका है, आपका है, सबका है। अगर कोई लोग बाहर से आ रहा है, चाहे वो तय बाजारी के रूप में आ रहा है या कोई हमारे गुब्बारे बेचने वाले हैं या भिखारी हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे वाले लोरजार के एक दुकानदार के घर घुसे और वहाँ से उनकी ज्वेलरी वगैरह उन्होंने चुरा दी और बाद में वो पकड़े भी गए। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और वो सामने भी आ गए। तो इन लोगों की आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहाँ पे रह रहे हैं और इनकी ये जो सोच वगैरह ये सुबह कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ जाते हैं। मेरा तो एक और कंसर्न है, क्योंकि मेरा मॉल रोड से लगता मेरा वार्ड है, तो मुझे कई हमारे लोग ये बोलते भी हैं कि सुबह जब हम आते हैं तो हमारे घर के बाहर गंद होता है। तो वो लोग भी, हमें उस पर भी चेक रखने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली गंद तो ऑफकोर्स अब जब ये अनप्लान्ड लोग हमारे पास होंगे तो ये गंद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए मैम, बात अगेन घूम के वहीं पे आ रही है। देखो, जागरूक होने की ज़रूरत है। देखो, अब ऐसा है कि जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिर्फ निगम का या प्रशासन का ये काम नहीं है। हमें और आपको लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपने पिछले दिनों देखा कि सोलन व्यापार मंडल द्वारा अगर बाजार में कोई नया वेंडर आता है, कोई नया हॉकर आता है, तो वो खुद ही उसको उठा देते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि लोकल जो हमारे व्यापार मंडल है, इनको सबको सक्रिय होने की ज़रूरत है। मतलब कि इनको देखे कि कोई बाहर से आया तो उस पर ये इंटरवीन करें। अब सिर्फ प्रशासन का अधिकारी हैं, नए आए हैं, अभी पिछली कई टीम हमारे निगम के लोग भी चेंज हुए हैं, कुछ नए भी आते हैं, तो उनको नहीं पता कि कौन सा बंदा पुराना है, कौन सा हमारे पास नया है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोकल लोगों के सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम इस पर काबू पा पाए। कि अभी ऐसा है, निगम द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। जो आजीविका भवन का जो हमारा टॉप फ्लोर है, जहाँ पे उस पर छत डालकर इन लोगों को बसाने का काम किया जा रहा है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी, तो जितने भी, क्योंकि ये नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हो गया है, कोर्ट के द्वारा हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी से पर्सनल दुश्मनी है। हम देखिए सब चाहते हैं कि ये हॉकर्स भी हमारे भाई हैं, ये भी एडजस्ट हों। लेकिन जो पुराने लोग हैं वही हैं, जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल नज़र रखी जाए। इनके कार्ड नहीं बने, उनको ना बैठने दिया जाए। जो पुराने लोग हैं, डेफिनेटली हम उनको चाहते हैं कि उनको पर्याप्त जगह मिले ताकि वो भी अपनी आजीविका कमा सकें। और इसी के चलते जो आजीविका भवन की जो वो है, काफ़ी लोग वहाँ पर एडजस्ट करने का मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल हमने भी देखा कि मॉल रोड पे वो ज़बरदस्ती आपकी ट्राउज़र पकड़ लेते हैं और लेडीज़ के भी पीछे जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात की कि हम क्या मैसेज सोसाइटी को दे रहे हैं कि शिमला में कैसा है। लेकिन ये लोग बाहर से आ रहे हैं और हमने देखा जो हमारे बेचारे पुलिस वाले जो ऑन ड्यूटी वहाँ पे जो शाम को चल रहे होते हैं, उनको रोक भी रहे होते हैं। उनके सामने जैसे ही उनको देखते हैं, निगम की टीम को देखते हैं, वो भाग जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाते हैं। अगेन देखिए, घूम के बात वहीं पर आ रही है। जब तक हम लोकल लोग हम जागरूक नहीं होंगे, ये सिर्फ पुलिस का कोई भी या प्रशासन का काम नहीं है, ये हम सब का दायित्व है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप अपने आसपास ऐसे किसी भी लोगों को देख रहे हो तो प्लीज़ उसी टाइम उसकी कंप्लेंट करें। आप अगर खुद नहीं बोल सकते तो जहाँ स्थानीय कोई भी, जहाँ आप चाहे पुलिस स्टेशन है, उनको बताएं कि हमारे पड़ोस में ऐसा कोई भिखारी नया या बच्चे ऐसे हैं जो जिन पर थोड़ा सा भी हमें डाउट है, तो उनको वहाँ से उठाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान फतेहपुर के विधायक व राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। नियम 130 के तहत प्राकृतिक आपदा पर हो रही चर्चा में उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है, जिसका असर सदन की कार्यवाही में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में भाजपा प्राकृतिक आपदा पर लंबी बहस करती है, लेकिन बाहर उसी परिस्थिति में पंचायत चुनाव करवाने की जिद दिखाती है। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि जब प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और मुख्यमंत्री हालात स्पष्ट कर चुके हैं, तब बाहर जाकर कहना कि सब ठीक है, यह विपक्ष का दोहरा रवैया है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों में लगातार जुटी है, जबकि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। भाजपा के आंतरिक खींचतान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के अपने विधायक भी एक मंच पर नहीं बैठ पा रहे हैं, जो उनकी राजनीति की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। सभापति महोदय,
130 की इस चर्चा में मैं अपने आप को शामिल करता हूं और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन के अंदर अगर आप देखिए तो एक बहुत ही बड़ी एक कन्फ्यूजन का माहौल है विधानसभा के अंदर, और स्पेशली अगर आप देखें तो हमारे विपक्ष के अंदर आपको याद होगा कि पहले दिन स्थगन प्रस्ताव आया था पहले ही मिनट के अंदर, और वो स्थगन प्रस्ताव इसलिए था कि सारे कार्य जो है काम उसको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करके चर्चा इस बात पे की जाए कि प्रदेश के अंदर जो है वो पंचायत के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। और उस चर्चा में मेरे हिसाब से लगभग 15 लोग विपक्ष से बोले, और उन 15 लोगों ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि प्रदेश में सब चंगा है, सारी सड़कें ठीक हैं, सारे बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, आसमान में नीला आसमान है, ठीक है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, जो तितलियाँ हैं वो मंडरा रही हैं फूलों के ऊपर, सारा माहौल ठीक है, और आप इलेक्शन आज ही करा दो, आप क्यों नहीं इलेक्शन नहीं करा रहे। अब मुख्यमंत्री महोदय बोलते रह गए कि प्राकृतिक आपदा है और हमारा डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, जब तक डिजास्टर एक्ट नहीं हटता, जब तक हम सड़कों को नहीं बना लेते, जब तक हम हर एक व्यक्ति को उसका हक, जो उसके मकान टूटे हैं, जो उसकी गौशाला टूटी है, वो पैसा नहीं दे देते, तब तक डिजास्टर एक्ट नहीं हटेगा। लेकिन ये माने नहीं, एक के बाद एक ही चीज बोलते रहे कि सब ठीक है और इलेक्शन आज ही कराओ। सर ये 2 दिन ये चला, ना कोई प्रश्न पूछे गए, ना हम कुछ और कोई इसमें कार्य हम कर पाए। जब जवाब आया, वो जवाब आने के बाद सर 130 पे चर्चा शुरू हुई, और चर्चा क्या है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो प्राकृतिक आपदा की वजह से कठिनाई आ रही हैं, उन चुनौतियों को हम कैसे पूरा करें। फिर इनके 15 लोग बोले, और इस बार क्या बोला, इस बार बोला कि सब बर्बाद हो गया। मतलब शौरी जी को मैं सुन रहा था, ये तो कह रहे थे कोई सड़क बची नहीं, कोई घर नहीं बचा, पहाड़ भी बह के जो है नीचे पहुंच गए। अब आप एक चीज बताइए, ये डबल कैरेक्टर, ये कैसा है, दोहरा चरित्र है। पहले 2 दिन सर पहले 2 दिन आप बोलते रहे सब अच्छा है, और अब 2 दिन प्लीज ये क्या चल रहा है जी। बाहर सर सुनिए प्लीज माने सर प्लीज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। फिर 15 लोगों ने बोला कि सब चीज जो है वो तहस नहस हो गई है, हर चीज के ऊपर जो है वो मतलब पानी फिर गया है, और इस सिचुएशन में ये सरकार क्या कर रही है। और वही सरकार 2 दिन पहले बोल रही थी कि भैया हमको ये सब ठीक करने दो, उसके बाद आप इलेक्शन कराएंगे। सर तो ये बहुत बड़ी डायकोटमी है, और मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा आप सबसे कि आपके जितने भी विभिन्न प्रकार के ग्रुप हैं, आप एक बार चर्चा करके आइए कि आज हमने बोलना क्या है। ये स्ट्रैटेजी जो हमारी 8 दिन की है, ये क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो भविष्य है हमारा देश का, हम एक अच्छा इनके लिए एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। इतनी कंफ्यूजन एक नेता, एक देश का नेता, प्रदेश का नेता, इतनी कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ब्रिज फंडिंग होनी है वो केंद्र की सहायता के बगैर नहीं हो सकती, और जो आप लोग बोलते हैं कि केंद्र सहायता कर रहा है वो नहीं कर रहे, बिकॉज 9,300 करोड़ का जो 2023 का हमारा पीडीएनए का असेसमेंट था, उसमें से अल्टीमेटली इस साल 2,000 करोड़ पीडीएनए का स्वीकृत किया गया कि 2,000 करोड़ आपको देंगे, उसमें से भी टोटल 491 करोड़ आज तक आया है। और अगर ये हकीकत नहीं है तो आप प्रूव करके दिखा दो, आप कागज दिखाइएगा। आप सिर्फ ये नहीं बोलना कि वहां से ये हो गया, वहां से हो गया। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, और फैक्ट ये है कि आज डॉलर 90 रुपए क्रॉस कर गया, आज डॉलर 90 रुपए क्रॉस कर गया। ये हालत है हमारी अर्थव्यवस्था की, और इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एंटायर एशिया, इंक्लूडिंग आपका अफगानी रुपया और आपका बांग्लादेशी टका। तो बोलने का मतलब मेरा बड़ा सिंपल है कि अगर आज प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश के ऊपर आई है तो हमारा फर्ज बनता है, इस सरकार का फर्ज बनता है, हम जो हमने वादे किए हैं उनको निभाएं, जो हमने पैकेज बोला है हम उसको पूरा करें। लेकिन क्या केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है? आप खुद कहते हैं कि 49.2% पीपल ने वोट डाला भारतीय जनता पार्टी को हमारे इलेक्शंस के अंदर, जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। अब जो आपदा आई है तो उतने ही व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी के भी प्रभावित हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि 1500 करोड़ आप जल्दी दीजिए, हमारे लोग सफर कर रहे हैं। आप मतलब एक खून खोलना चाहिए कि पता है सामने दिख रहा है पैसा वहां से आना है, सामने आपको दिख रहा है कि पैसा वहां से आना है और आ नहीं रहा, लेकिन आप वहां पर बोलने के बजाय आप हमारे ऊपर हंसते हैं। आप हम पे नहीं हंस रहे, आप अपने लोगों पे हंस रहे हो, और इसका जवाब जो है वो लोग ही देंगे, और बड़ी जल्दी आपको जवाब देने वाले हैं।